देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं फिनाज त्यागी। हम लोग में आज हम बात करेंगे ऑटो वालों की समस्याओं की। जी हां, आमतौर पर हम हमेशा ऑटो वालों को लेकर, खासतौर से अगर हम दिल्ली के बाशिंदों की बात करें तो लगातार वो सवाल उठाते रहते हैं कि मनमाना पैसा वसूल करते हैं, मीटर से नहीं चलते, कई बार जाने से मना कर देते हैं, बदतमीजी भरा व्यवहार करते हैं। ढेर सारी शिकायतें रोजमर्रा ऑटो में सफर करने वालों को होती है। लेकिन क्या कभी हमने सोचकर देखा है कि ऑटो वालों की आखिर क्या तकलीफ है? क्यों वो सवारी को बैठाने से मना कर देते हैं? क्यों वो मीटर से नहीं चलते हैं? क्या हर ऑटो वाला बेईमान होता है? आखिर जब ऑटो वाला आपको हर छोटी छोटी जगह पर पहुंचाने का काम करता है, जल्दी पहुंचाने का काम करता है, तो फिर क्यों मुंबई, पटना हो या फिर लखनऊ या फिर दिल्ली, हर जगह एक ही शिकायत रहती है कि ऑटो वाले जो हैं आपसे ज्यादा किराया ले रहे हैं, व्यवहार ठीक नहीं है, महिला यात्रियों के साथ खासतौर से व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही है कि हम हमेशा एक तरफ की बात सुनते हैं। आज हम लोग में मौका देंगे इन ऑटो चालकों को अपनी बात रखने का। एक ऑटो वाला आखिर किन हालात में अपना पेट भरने के लिए दिन रात सड़क पर रहता है? क्या हमने कभी किसी ऑटो वाले से ये पूछने की कोशिश की है कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? क्यों नहीं तुम लोगों को ढंग से उनकी जगह पर पहुंचाते हो? क्यों सवारियों को चलने के लिए मना करते हो? आज हम यही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हकीकत को बयां करती हुई तमाम महानगरों में, तमाम मुख्य शहरों में क्या कुछ ऑटोज की तादाद है, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं, उसको दिखाते हुए एक रिपोर्ट देखिए। उसके साथ ही हमारे साथ कुछ ऑटो चालक यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में, उनसे उनकी आप बीती सुनेंगे और साथ ही जो हमारी परेशानी होती है उसका जवाब भी लेंगे। सड़कों पर दौड़ते ये 3 पहियों वाले ऑटो भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जान हैं। हर शहर, हर कस्बे में लोग इन्हीं ऑटो वालों के भरोसे सफर करते हैं, चाहे रात हो या दिन, सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात। ये ऑटो वाले हमें सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचा ही देते हैं। हमें हमेशा ये शिकायत रहती है कि ऑटो वालों का बर्ताव ठीक नहीं रहता या फिर वे बताई गई जगह पर जाने से मना कर देते हैं। लेकिन क्या ऑटो वालों की समस्याओं की ओर किसी ने देखने की कोशिश की है? प्राइवेट वाले जगह जगह से, बीएसटी वाले की जगह से उठा के लेके जाते हैं। हम लोग का धंधा खराब हो रहा है। ये जो रोड खराब है, रोड रास्ता खराब है, इसको बनाया जाए। दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव सहित कई शहरों में सरकार ने पिंक ऑटो शुरू किए हैं। ये ऑटो महिला पैसेंजर्स के लिए हैं। लेकिन पिंक ऑटो चलाने वाले ड्राइवर कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लड़के जो पीछा करते हैं, लड़की का भी पीछे, लड़की बैठी हुई है, पीछे करो। हमारे पास कोई सबूत होता नहीं है लड़की का, कुछ भी ना उनका नंबर होता है, भी क्या नाम है, क्या नंबर है। हमारी तो कंप्लेंट हो जाती है लेकिन उनकी कंप्लेंट नहीं होती। काम इतने है नहीं, सुबह सुबह काम करते, सुबह सुबह का काम होता है, सुबह और शाम का, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। देख लो आप, ऑटो सारे पिंक ऑटो खड़े हैं। महिला पैसेंजर्स को भी ऑटो वालों से कई शिकायतें हैं। ऑटो वाले रहते हैं, भीड़ रहती है, एक ऑटो में 2 आए, 3 आए, जानने वाले हैं, नहीं जानने वाले हैं, दे डोंट केयर। ओके, सो आई डोंट थिंक इट्स सेफ। ऑटो वालों को पुलिस से भी जूझना है और खराब सड़कों से भी, और कभी कभी बदतमीज पैसेंजरों से भी। कुछ राज्यों में जहां ऑटो चलाने के लिए महिला ड्राइवरों को रखा गया है, उनकी भी कई शिकायतें हैं। टीम न्यूज नेशन। तो चलिए आज हम सिक्के के दूसरे पहलू को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में एक ऑटो चालक जो है वो सवारी को बैठाने से मना कर देता है, 2-2, 3-3 सवारी क्यों बैठाता है, और क्यों जाम में फंसने के बाद वो ज्यादा पैसे चार्ज करता है, या फिर वो नाराज होने लगता है अगर ग्राहक जो है वो ट्रैफिक के बावजूद भी उसे ज्यादा पैसे ना दे। हमारे साथ कुछ ऑटो चालक मौजूद हैं। राजेंद्र सोनी जी भी हैं जो इस यूनियन के महामंत्री हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ केदार जी हैं, भवानी जी हैं, नरेश यादव जी हैं और बीरू जी हैं, और साथ ही भूली भी हमारे साथ जुड़ेंगी जो महिला ऑटो चालक है, उनकी क्या समस्याएं होती हैं बतौर महिला ऑटो चालक, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है। हमने आज आपको मंच दिया है अपनी परेशानियां कहने का, तो आप बताइए आपकी दिक्कत क्या है? किन परिस्थितियों में आप लोग मना करते हैं एक सवारी को ले जाने से? और ये बहुत होता है, ये मत कहिएगा सिर्फ उसी वक्त होता है जब आप घर जा रहे होते हैं या ड्यूटी ऑफ कर रहे होते हैं, ये बहुत होता है। इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर रहे। आपकी बात से 25% ऐसे जो हैं दिल्ली के अंदर ऑटो वाले हैं जो कि सवारियों के साथ बदतमीजी करते हैं और क्या नाम है, ओवर चार्जिंग करते हैं, सवारियों को मना करते हैं। और वो लोग हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। और दिल्ली के अंदर नहीं, राजेंद्र जी ऐसा नहीं होता। मतलब मैं आपको बताऊं, 25% तो आप बहुत कम आंकड़ा दे रहे हैं, क्योंकि जब आप हाथ दे के ऑटो को रोकते हैं तभी 4 में से 2 मना कर देंगे, करेंगे। पहले मैं अपनी बात करूं, फिर आप कह देना
25% वो लोग होते हैं जो सवारी को बदनाम कर, सवारियों को नहीं लेके जाते और ओवर चार्जिंग करते हैं और थोड़ा गलत तरीके से व्यवहार भी करते हैं। 80,000 दिल्ली के अंदर ऑटो चल रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर इस समय, ये पूरी ट्रेड को बदनाम करके चलते हैं। अब मैं ऐसे लोग जो हमारे पास बैठे हुए हैं, आप इनसे ही यही बताएंगे आपको भाई हमारा क्या दिल्ली की जनता के साथ कैसा हमारा व्यवहार रहा है और हम महिलाओं के बारे में क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। तो उन लोगों के खिलाफ सरकार को चाहिए कार्रवाई करनी चाहिए। अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो हम ये नहीं मानते भाई पूरी ट्रेड ही जिसमें गलत है, हम इस बात से भी इंकार नहीं कर रहे। गलत तरीके के भी लोग हैं जो कि दिल्ली के अंदर सारे लोग एक जैसे नहीं है। हर डिपार्टमेंट के अंदर आप ले लो, कुछ ना कुछ तो खराब होंगे ही। नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपसे सवाल करूं केदार जी कि कई बार हमने देखा है कि ऑटो चालक जो है ये हवाला देता है, जब मैं ज्यादा थोड़ा कुरेद के पूछने की कोशिश करती हूँ कि भैया अब तो आपके रेट भी बढ़ गए, किराए भी रिवाइज हो गए, अब क्यों ज्यादा पैसे मांग रहे हो, तो उसका कहना होता है कि मैडम मैं जो हूँ सिर्फ ऑटो चला रहा हूँ, मैंने ऑटो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है, मुझे तो मालिक को चाहे सवारी मिले चाहे ना मिले 12 घंटे के इतने निश्चित पैसे देने और गैस भी मेरी अलग से है। तो ये क्या गोरख धंधा चल रहा है? इसमें ऐसा है मैम, सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट हमें अभी गाड़ियां दी हैं, इसमें अभी हाल फिलहाल हम लोगों को तो ऐसे शिकायत नहीं है। जो आदमी किराए पर चला रहे हैं, जो सिस्टम पहले जैसे चला था, एक आदमी ने 100 गाड़ियां बना ली थी, वही फिर दोबारा से वही सिस्टम फिर दोबारा से चालू हो गया है। एक आदमी ने जो है 10-10, 20-20, 100 गाड़ियां फिर बना ली हैं। उनसे क्या है कि जो आदमी ड्राइवर जो आ रहा है चला रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही चला रहा है और उसमें जो है कि वही मनमाना वाला किराया है। 300 रुपए लेंगे दिहाड़ी, 400 रुपए लेंगे, 250 रुपए लेंगे। 2-2 शिफ्ट में गाड़ियां चल रही है, ये सिस्टम। यानी कि राजेंद्र जी इस पे थोड़ा प्रकाश डालें क्योंकि आप इनकी समस्याओं से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर मेरा ऑटो नहीं है और मैं किसी की किराए पे ऑटो चला रही हूँ, 12 घंटे मैं चला रही हूँ, 12 घंटे कोई दूसरा ड्राइवर चला रहा है, ये दिल्ली का एक दुर्भाग्य है स्टेट का। मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 45,000 गरीब लोगों के लिए परमिट मिले थे। उन व्यक्तियों के लिए मिले थे भाई जो खुद चलाएं ऑटो और दिल्ली की जनता की सेवा करें। राइट। मगर ज्यादातर कुछ उसमें ऐसे लोगों ने अपने अपने ऑटो बेच दिए दूसरों को। फिर ये ट्रेड उसी नतीजे पे आ गई जो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले थी। भाई ऑटो 4 लाख रुपए का मार्केट में बिकेगा, 3.5 लाख रुपए का बिकेगा। अब हम इनको मिले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, भाई इनको रोजगार चलाने के लिए मिले थे। ये नहीं था भाई अपने ऑटो आगे बेच दें। ये तो एक तरीके से देखा जाए तो फिर तो माफिया राज फिर आ गया पूरी दिल्ली के अंदर। नहीं, बदनाम तो सभी ऑटो वाले हो रहे हैं। बदनाम तो हुई नहीं, मैंने आपको शुरू में यही बोला ना, मैं कहा जो गलत तरीके के लोग हैं नहीं, गलत क्या, वो तो मजबूरी के वश है भाई। अगर मैं किसी को अपना 12 घंटे गैस भी मेरी है, मुझे कमा के उसको एक किराया भी देना है, ऑटो का गैस का भी पैसा देना है, किराए का भी देना है, सवारी मिले या न मिले, और 12 घंटे में उस जगह पे ऑटो छोड़ के भी आना है और वहां से उठाना भी है। नहीं, वो तो मैं भी तो देखूंगी मुझे क्या बच रहा है। देखो वो बात है, जब सरकार ने इनको परमिट दे दिए हैं तो सारा कुछ हो गया। अब गरीब लोगों के लिए गाड़ियां तो मतलब बेचे तो ना वो आगे फिर तो वही आ गया जो माफिया राज 3 साल पहले था। फिर ऑटो 4 लाख रुपए का। तो केजरीवाल जी ने आपकी इस मुसीबत से आपको निजात नहीं दिलाई क्योंकि आप लोगों के तो मसीहा बनते हैं। हमारे साथ भोली नागपाल जी भी इस वक्त मौजूद हैं, महिला ऑटो चालक हैं। पहले भोली जी, बतौर महिला ऑटो चालक आपको क्या दिक्कतें आती हैं? नहीं, मुझे तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। आपकी कोई परेशानी नहीं है? नहीं, मुझे आज तक कोई सवारी से कोई परेशानी नहीं आई है। और आपको सड़कों पर ऑटो चलाने में भी कोई दिक्कत कभी नहीं आती है? कभी कोई जानबूझ के इसलिए ना बैठता हो कि भाई महिला है, पता नहीं रास्ते ठीक से पता होंगे कि नहीं? देखो जी, ऑटो चालक जितने भी हैं, जितने ऑटो चालक है, मेरे गाड़ी कोई पंचर भी हुई है, कुछ भी हुआ है, उन्होंने मेरा साथ भी दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे आज तक किसी सवारी से परेशानी नहीं हुई और मैं हमेशा मीटर पे ही चलती हूँ। जो मीटर लिए मना करता है मैं तो उसको लेके जाती नहीं, उसी चीज मना कर देती हूँ कि मैं मीटर से ही चलूंगी। पर क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई सवारी, क्योंकि रात बेरात कई सवारी खुद ऐसी हैं जो खुद कहती है हमें मीटर से जाना नहीं है। अच्छा। कुछ सवारी ऐसी हैं जो खुद मना करती है मीटर से ही जाना। अच्छा, और नाम बदनाम करते हैं ऑटो चालक। बताओ कितने पैसे लोग यहाँ तक के। अच्छा। मैं बोलती हूँ हाँ जी। अच्छा, सवारी ऐसी हैं, ये बताइए, कहते हैं मीटर चलो, मीटर से नहीं चलते तो। बोलिए। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप ऑटो चला रही हैं, रात बेरात में कोई नशे में 2 इंसान हो, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, कोई बुरा व्यवहार करने वाली कभी कोई सवारी टकराई हो? नहीं जी, मेरे सन 94 का मेरा लाइसेंस बना हुआ है। आज तक तो मुझे कोई परेशानी हुई नहीं। अगर हम सही चलेंगे तो बाकी सवारी सही चलेगी। अगर हमें लगेगा कि हाँ ये आदमी गलत है, हम पहले सोच लेते हैं कि इसको कहाँ उतारना है हमने, लेकिन आज तक हमारे साथ कोई ऐसी परेशानी मेरे संग तो हुई नहीं जी।
चलिए, तो आप तो बहुत खुशकिस्मत रही हैं कि 20 साल माफ कीजिएगा 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। नरेश जी, मैं आपसे पूछूं, आपको कभी लगा कि हमेशा हम लोग कहते हैं ऑटो वाले की नीयत खराब हो सकती है, ऑटो वाले से डर लगता है, लेकिन एक ऑटो वाला जब रात को 12 बजे 1 बजे मुझे मेरे घर पे उतार के वापस जा रहा है, तो कोई उसके साथ भी तो गलत कर सकता है। कभी हुआ ऐसा? जी हाँ, ऐसे हुआ है अक्सर कि हम रात में जा रहे हैं और कोई गलत हम सवारी समझ के रोक लेते हैं और वो बैठ जाता है और हमें गलत दिशा में ले जाता है और वहाँ से हमारे साथ छीना झपटी कर लेता है, मारपीट करता है और हम अपने शर्म के बारे हम उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवा पाते। हम चुपचाप इसी में अपनी भलाई समझते हैं कि अपने घर को चलो, लौट के बुद्धू घर को आए, वो हिसाब है। चलिए, तो आप जरा सोच के देखिए, जब रात बिरात एक ऑटो वाला आपको किसी भी जगह पहुंचा तो देता है, लेकिन उसके बाद जब वो सवारी समझ के किसी गलत शख्स को रात में बैठा ले तो उसकी जान को भी उतना ही खतरा होता है। हम ऑटो वालों से तो डरते हैं, लेकिन कभी सोच कर देखा है कि एक ऑटो वाले को कितने डर के भीतर जीना होता है। बोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोली जी, जैसे कि नरेश जी ने अभी अपनी आप बीती सुनाई है कि कई बार ऐसा भी होता है गलत लोग बैठ जाएं या रात बिरात में सुनसान जगह पर हमले का डर रहता है, लोग लूटपाट की इच्छा से भी ऑटो रोक लेते हैं। कभी ऐसा आपके या आपके आसपास के लोगों के साथ हुआ? देखो जी, मेरे को तो पता नहीं, ज्यादा मैं बैठती नहीं, ड्राइवर संग कम बैठती हूँ क्योंकि मैं अपने 12 घंटे ड्यूटी करती हूँ। मुझे ये नहीं पता, हाँ कभी कभार ड्राइवर संग खड़ी होती हूँ, चाय पी के अपना निकल लेती हूँ, लेकिन मैं फालतू बातों ध्यान नहीं देती, अपनी ऑटो चलाती हूँ। मेरे साथ तो कोई अब तो कोई ऐसी बात हुई नहीं जो मैं झूठ बोलूंगी मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये मेरे अंदर बात नहीं है। मेरे साथ कोई परेशानी आज तक नहीं हुई जी, ना मेरे ऑटो चालक से मेरे गलती हुई है मेरे से, ना आज तक मैंने कोई सवारी को गलत देखा है। चलिए, तो आप तो बहुत खुशनसीब रही हैं, लेकिन एक और महिला ऑटो चालक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, सुनीता हैं। सुनीता, भोली तो बहुत यहाँ पर खुशनसीब रही हैं कि 94 उनका लाइसेंस बना हुआ ऑटो चला रही हैं, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आपसे पूछूं, आज हमने कार्यक्रम को पलट दिया। हमेशा हम ऑटो वालों को कोसते हैं, ऑटो वालों की गलतियां बताते हैं, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि आप बताइए अपनी परेशानी, ताकि शायद हम भी थोड़ा खुले दिमाग से आप लोगों के लिए सोच सकें। आपको कभी कोई परेशानी हुई हो? अभी तो देखो, मैं तो एक महिला हूँ, लेकिन अभी हमारे जो ऑटो चालक हैं वही सेफ नहीं है। अब कल की घटना देखो, उनके साथ में ऐसी मतलब घटी, जो दोनों जो टांगे हैं उनमें फ्रैक्चर आ गया, और वो महिलाओं ने जो 2 लड़कियों जो हार किया था ऑटो, उसके साथ में घर ले गई, जबरदस्ती उसको दारू पिलाने की कोशिश करी, फिर उसको जद पे हाथ डाला तो वो डर की वजह से ऊपर से कूद गया, अपनी जान को जोखिम में डाला। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धारणा बनी हुई है कि मतलब सिर्फ ऑटो वाला ही छेड़ सकता है लड़कियों को, जबकि दूसरा भी उल्टा भी होता होगा। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो ड्राइवर ही छेड़े। अब जितने भी बहुत सारे रेप केस हो रहे हैं, आप उनमें देखो, ड्राइवर तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा मिलेंगे छेड़ने वाले, और वो भी उनके ही दोस्त होते हैं। चलिए, आपसे अगर मैं बात करूं, आपसे हमने बात की है, आपसे अगर मैं अगला सवाल आपसे रखूं कि आप लोग कई बार सवारी को बैठाने से मना कर देते हो, और ऐसा नहीं है, ये मत कहिएगा कि नहीं होता है, 25% करते हैं, कहना बहुत आसान है, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। आपकी क्या मजबूरी होती है, क्यों मना करते हो? आप कहते हो उस रूट से मुझे खाली आना पड़ेगा, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, वहां पे सवारी नहीं मिलती है, दोपहर का वक्त है, ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ हुआ है। रिफ्यूज नहीं करते, जो आदमी काम पे निकला है सुबह, मान लीजिए 8 बजे निकला नहीं, वो ये कह के रिफ्यूज करता है कि भाई अच्छा उधर से तो लौटते वक्त खाली आना पड़ेगा, सवारी नहीं है, नहीं तो मुझे 30 रुपए या 40 रुपए एक्स्ट्रा। तो अगर टाइम बताइए, आप 12 बजे कर रहा है, 1 बजे कर रहा है, तो सुबह अगर निकलता है ड्राइवर तो शारीरिक मानसिक रूप से थक जाता है। तो ऐसे चलना, अब गर्मी इतनी पड़ रही है, इसमें ड्राइवर चलता है तो ये समझ लो न्यूट्रल हो जाती है शरीर, पूरी खून सूख जाता है। नहीं भाई, तो पैसे मिल रहे हैं, हम रोजी रोटी करते हैं, सड़क पे तो एक पानी वाला भी मतलब आपको पानी पिलाता है और धूप में खड़ा होकर पिलाता है। हाँ, कोई सब्जी बेचता है, पेशा है अपना अपना। हाँ, पेशा तो है मैडम, लेकिन आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं कि भाई मैं थक गया हूँ? रोजी रोटी है, रोजी रोटी है, वो मना नहीं करते हैं। नहीं, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, सिर्फ इसलिए मना कर दिया जाता है कि उधर से वापसी में मेरे को सवारी नहीं मिलेगी, खाली आना पड़ेगा। बहुत कम लोग हैं, हम सब तो मीटर डाउन करते हैं, सीधा जाते हैं। अगर सब कुछ इतना पाक साफ होता तो शायद दिल्ली वालों को ऑटो से तो कम से कम शिकायत नहीं होती। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
ये वो स्टेशन और बस अड्डे वालों पे जो स्टेशनों पे ऑटो चलते हैं, इन ऑटो वालों की एक धारणा बन चुकी है, हम इनके खिलाफ सदा रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सवारियां ले जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमें वापसी नहीं मिलेगी सवारी। वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। हम लोग रोड पे दिन भर चलने वाले कोई भी सवारी देती, हम कोशिश ये करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा सवारी कम समय में पहुंचा के और ज्यादा कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करें। अच्छा। उन ड्राइवरों से हम सहमत नहीं है, सरकार इस पे कार्रवाई करे, हम इनके खिलाफ है। अच्छा, जो वीरू इस जी, जगह पे है। चलिए, आप कह रहे हैं कि कुछ जो स्टेशन से बस अड्डे से उठाते हैं वही ऐसा करते हैं। वीरू जी, अगर मैं आपसे पूछूं, एक ऑटो वाला कहता है कि मैडम आप जानते नहीं हो हमें, जब मैं कभी पूछती हूँ कि भैया अच्छा एक बात बताओ, 10 रुपए से आपका क्या हो जाएगा, क्यों पैसे फालतू ले रहे हो, तो वो कहते हैं मैम आप जानते नहीं हो, मेरे से अभी पुलिस वाला घूस लेगा, गलत चालान काट देगा, आरटीओ ऑफिस में पैसे जमा कराने होते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? मैडम ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत व्यवहार करते हैं और गलत तरीके से पैसे लेते हैं। नहीं, आपसे इस तरह की अवैध वसूली होती है? वसूली मेरे ख्याल में कुछ लोग हैं जो करते हैं, जानबूझ के करते हैं, लेकिन जहाँ तक का है बेसिकली ऐसा नहीं है। नहीं, आपको जो सरकारी तंत्र है, जैसे कई बार ट्रैफिक पुलिस वाले, केजरीवाल जी खुद अपने बड़े बड़े भाषणों में कहते थे कि भाई ट्रैफिक पुलिस अब ऑटो वाले को परेशान नहीं करती है, क्या पुलिस परेशान करती थी? मैडम पहले हमारे को परेशान होते थे हम 2 साल पहले, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से हमारे को आज तक किसी ट्रैफिक वाले ने बगैर फालतू में परेशान नहीं करा। जहाँ तक कि मैंने खुद ऑटो वालों की कंप्लेंट करके, ये उनकी फोटो है। आपने खुद ऑटो वालों की कंप्लेंट करी? किस खुद बिना ऑटो वालों पर? की कुछ 20 पहले करनाल बाईपास है, वहाँ पे ऑटो वाले हैं जिनके ना लाइसेंस है ना बैच है, वो क्या करते हैं, मेट्रो 20-20 रुपए की आवाज लगा करके और वो सवारियों को लेके जाते हैं, 6-6 सवारियां बैठाते हैं, जिससे सवारी को जान को खतरा होता है। और आपका जो पूरा आपका बिजनेस है वो भी चौपट होता है? बिजनेस चौपट हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ को जो प्रीपेड चलने वाला था वो भी बंद होने के कगार पे है। अच्छा। और जो कमाने वाले हैं, आप ये देखिए, एक ऑटो में 3 सवारी बैठती है, वो 6 सवारी बैठाते हैं, यानी क्या हो गया, 6 ऑटो वालों की कमाई खत्म हो गई। वो एक ऑटो वाला 20 रुपए सवारी करके उन सवारी को लेके चला गया, बाकी को क्या हुआ, वो भूखे मरे। उस बनाम में मैंने इनकी आवाज उठाई, कुछ ऑटो वालों ने मेरे साथ भी दिया, कुछ ऑटो ने नहीं दिया, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने तक की धमकी तक मिली थी वहां से कि हम तेरे को मार भी देंगे। लेकिन शेयर्ड ऑटो में बुराई है आपको नजर आती है राजेंद्र जी? देखिए, कानून ये कहता है, हमारा दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग का, हम 3 सवारी से ज्यादा नहीं बैठा सकते। आज दिल्ली के अंदर ऐसा सिलसिला चल गया है, भाई 4 सवारी बिठाओ, 5 सवारी बिठाओ। अगर कल को किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे, किसी सवारी के साथ कोई आजकल शेयर्ड ऑटो का भी बड़ा हिसाब किताब हो गया है कि ये ज्यादा चल गया है ना, 30-30 रुपए पर सवारी। में अधिकतर जो कोर्ट है ना, कोर्टर मोल 20 रुपीज सवारी। अच्छा, फिर इन जगहों पे मैं बताऊं आपको कौन होते हैं ज्यादातर, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते, और ये कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत से ये काम होता है। 3 सवारी ऑटो के अंदर बैठ सकती हैं, कल को 6 सवारी हम लोग बिठाएंगे या 5 बिठाएंगे, कल को भगवान ना करे किसी सवारी के साथ कोई, इंश्योरेंस कहाँ से दे देंगे ये लोग? लेकिन सुनीता जी, शेयर्ड ऑटो इतना भी खराब चीज नहीं है कि भाई अगर 3 सवारी एक ही जगह जा रही हैं और वो कंफर्टेबल है आपस में जाने में, तो दिक्कत क्या है? नहीं, 3 सवारी बैठ सकती है पीछे, लेकिन वो क्या करते हैं, एक इधर बिठा लेते हैं आगे, एक इधर बिठा लेते हैं, उसके बाद 4 सवारी पीछे ले लेते हैं। तो 20 रुपीज, देखो 1 किलोमीटर जाना होता है, अब 20 उनसे ले लिया, 40 तो जो आगे बैठे उनका हो गया, और जो पीछे बैठे हैं 60 रुपया उनका हो गया। तो एक ही चक्कर उनका 80 रुपीज का हो जाता है। और जल्दी से अगर हम, तो ये जो नकली काम कर रहे हैं इस पर आप चाहते हैं कि लगाम लगे? बिल्कुल लगनी चाहिए। यानी कि जब अगर कोई ऐसे आपका धंधा चौपट करेगा तो फिर जाहिर सी बात है आप भी सवारी से कम सवारी होंगी तो आपको भी अपना घर चलाना है, कई बार लालच आपके अंदर भी आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? आपको ये ट्रेड हमारी भगवान के रूप में है, ये हमारा रोजगार देती है, सवारी एक भगवान के रूप में है, भाई हमारा रोजगार चलता है। अगर हमारे जो गलत तरीके के लोग हैं, अगर वो हमारी ट्रेड को बदनाम कर रहे हैं तो पूरी दिल्ली बदनाम होती है। हमारे ऑटो के अंदर हमारी बहन बेटियां सफर करती हैं। ये ट्रेड ऐसी है, बिना पैसे के हम आपको घर छोड़ के आते हैं, चाहे वो बुजुर्ग महिला है, चाहे जेंट्स है, चाहे लेडीज है। रात को 2 बजे भी अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो पूरी दिल्ली के अंदर हमारे लोग जाके घर में छोड़ के आएंगे। नहीं, मैं तो खुद, देखिए ऐसा नहीं है कि ताली सिर्फ एक हाथ से बजती है, मैं आपकी समस्याएं यहाँ सुन रही हूँ, लेकिन एक और बहुत बड़ी जो दिक्कत होती है, आप देखिए केदार जी, अगर आप ऑटो के लिए आप हाथ दीजिए, ऑटो वाला रुकेगा नहीं, रुक जाएगा तो उसके बाद आपसे पूछेगा जाना कहाँ है, ना कि ये कहेगा कि मीटर डाउन करके कि आइए बैठिए। तो ये कौन सा तरीका है? ना वो रात देखता ना ये देखता कि अकेली लड़की खड़ी है। फिर उसके बाद इंटरस्टेट ऑटो में भी कहता है कि भाई मैं नोएडा नहीं जाऊंगा, मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगा, वहां बॉर्डर का चार्ज लगता है।
तो ये क्या तरीका है? इसमें जो नोएडा के अंदर जो है ना वो चार्ज लगता इनसे है। जी बताइए पहले आप। ऐसे मैम जो नोएडा का है उसका हमारा परमिट मतलब है नहीं। यदि हम आते हैं थोड़ी देर के लिए, आप कहते हो कि हमें छोड़ दो करके, हम छोड़ दे देते हैं। जिस टाइम आप हमारे साथ चलेंगे उस टाइम कोई पकड़ दकड़ नहीं होती है। आते समय हमारे से पैसे लेना शुरू कर देंगे या फिर हमारे आरटीओ को चालान भर देंगे, जिस चालान का जो है जुर्माना बहुत ज्यादा है। सुनीता जी, आपको लगता है कि एनसीआर में ऑटोज को अलाउ कर देना चाहिए और परमिट एक बिल्कुल होना कर देना चाहिए, क्योंकि आधे लोगों की नौकरी इधर है, घर उधर है, और आपसे अवैध वसूली भी रुक जाएगी और जनता भी परेशान होना बंद हो जाएगी। तो सवारी लाने से पहले हम कह देते हैं कि जो टोल टैक्स है वो आपको भरना होगा। नहीं, टोल टैक्स अलग होता है, लेकिन जैसे कई बार क्या होता है अपनी मर्जी के हिसाब से आप नोएडा या गुड़गांव ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं। बहुत सही बात कही केदार। नोएडा की दूरी कोई ज्यादा नहीं है। 1 मिनट मैं बताता हूँ। और नोएडा गुड़गांव के लिए ऑटो भी कर देना चाहिए। सरकार ने 2700 ऑटो के परमिट गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए जारी करे, दिल्ली गवर्नमेंट ने। 2700 नोएडा और गाजियाबाद के। दुर्भाग्य वाली बात यह है अभी तक एक भी एनसीआर का परमिट क्या नाम ना यूपी गवर्नमेंट से मिला ना हरियाणा गवर्नमेंट से मिला। और 2003 वाला ये अगर ये समझौता अगर ये यूपी गवर्नमेंट कर देती तो उसमें 2003 के अंदर ये था बिना रोक टोक करके दिल्ली के अंदर ऑटो जाते थे और सवारी छोड़ के आते थे। आज 2700 के ऊपर डिपेंड नहीं है भाई, पूरी दिल्ली हो गया या नोएडा हो गया। कम से कम इनको जिसको परमिट चाहिए ओपन परमिट करने चाहिए। इनको ओपन परमिट तो देते नहीं है ये। अगर कोई गाड़ी अगर नोएडा के अंदर आ जाती है या वो फरीदाबाद जाती है, वहां ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 4 गुना इनके ऊपर टैक्स लगाता है। ये हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं है। तो बीरू जी, क्या ये दिक्कत बहुत आती है? आप तो उसी एरिया में ऑटो चलाते हैं। तो ये चक्कर क्या, हरियाणा में जाने में सवारी आती है, बहुत सारी परेशानी होती है और गुस्सा भी करती होंगी आप पे कि आप क्यों नहीं चल रहे हैं। हमारे पे कंप्लेंट भी हुई है हमारे पे कि जी हमारे वहाँ पे नहीं जाना। अब जब हमारे को परमिट नहीं है तो हम तो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपको सवारी को ये हम क्या सहूलियत देना चाहते हैं तो उनको क्या होना चाहिए, आराम से ऑटो है उसको फ्री कर दे। जो आपका टैक्स बनता है वो आप टैक्स नॉर्मल लीजिए और हम सवारी को पूरी इज्जत से उनके घर पर छोड़कर। अच्छा चलिए, एक समस्या तो आपकी भी मैंने सुनी कि ठीक है आप लोगों को परमिट ज्यादा चाहिए तो उसके लिए आप मुहिम चला सकते हैं, आप सरकार पर दबाव बना सकते हैं, और हमारी भी कोशिश है मंच से आपकी समस्याओं को उठाने की। आप जो कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ऑटो चलते हैं वो भी बंद होने चाहिए। नरेश जी, लेकिन अगर एक बात कहें, इस बात में समझ में नहीं आता है कि अगर ट्रैफिक मिलता है तो जो गुस्सा होता है ऑटो चालक का वो सवारी पे उतारने लगता है कि देखिए आपके रूट पे तक ट्रैफिक मिल गया है, अब आप मुझे 20 रुपए फालतू दीजिएगा, मेरे तो यहाँ पे खड़े खड़े आधा घंटा वेस्ट हो गया है। अरे भाई बेचारी सवारी भी तो लेट हो रही है, उसकी क्या गलती है? ये झिझलाहट सिक्के के दोनों पहलू की तरफ देखिए मैडम। हाँ। देखो, कभी सवारी जब लेट होती है तो अक्सर ऑटो वालों पे दबाव डाला जाता है, जल्दी चलो, राइट काटो, लेफ्ट काटो। उसे सिग्नल से और राइट लेफ्ट से मतलब नहीं है, उसे जल्दी पहुंचने से मतलब है। वो झिझला के ऑटो ड्राइवर पे अपना गुस्सा उतारता है, क्योंकि उसे दफ्तर में जो अंगूठा टाइम निर्धारित है उस पे लगाना है। और उस कारण ऑटो वाला उसकी बात को बार बार टोकने पे, कोई भी मुझे बार बार कहेगा स्पीड बढ़ाओ, तो एक झिझलाहट हमें भी आती है। यानी कि झंझलाहट भी उन्हें भी आ सकती है, वो भी काम पे निकले हुए हैं। लेकिन सुनीता जी, आप बताइए कि बहुत सारे, आप तो महिला भी हैं, लेकिन कई बार महिलाएं जो हैं वो ऑटो चालकों की बदतमीजी का वो तंबाकू खा के चल रहे होते हैं। कई ऐसा देखा है कि ड्रिंक करके स्मेल आ रही होती है। ये भी दिक्कतें महिलाएं फेस करती हैं जब हम ऑटो बोर्ड करते हैं। तो हम लोगों से एक आदत सी बन गई है। क्योंकि सारी सवारियां एक सी तो होती नहीं है, कोई दारू पीता है तो कोई गुटखा खाता है। और सवारी जो होती है वो हमारे लिए एक भगवान होती है, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है। इनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं अगर हमारा ऑटो चालक जो है वो गुटखा ना खाए, वो सिगरेट ना पिए, तो शायद कहीं ना कहीं हमें उनके लिहाज से भी सोचना होगा। कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो सरकार के स्तर पर ही दूर हो सकती हैं, लेकिन व्यवहार के तौर पर इनकी भी अपनी दिक्कतें हैं। आपको भी इनकी थकान और दर्द को समझना चाहिए, इनकी समस्याओं को समझना चाहिए, सिर्फ इन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। तो कुछ ना कुछ समस्याएं यहाँ आपकी निकल कर आई हैं, कुछ हमारी शिकायतें हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपने व्यवहार में और अपनी जो पूरा तरीका है ऑपरेट करने का उसमें कुछ बदलाव लाएं। और इससे मकसद कार्यक्रम से हमारा यही था कि लोगों को भी पता चले आखिर एक ऑटो चालक की दिक्कतें क्या होती हैं और आप भी थोड़े और ज्यादा जागरूक हो। आज आप सभी लोग हम लोग में आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।